बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहतरम मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, मौलाना महमूद दरियाबादी साहब, कन्वीनर से वक्फ कैंपेन महाराष्ट्र, दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि मैं इस वक्त में मुंबई के सिविल सोसाइटी के लोगों से बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में एक तो पॉलिटिशियंस होते हैं जो उनको हम ही नियुक्त करके भेजते हैं और वो पार्लियामेंट में फैसले करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन समाज का जो क्रीम होता है, जो पॉलिसी इंटरवेंशन करता है, जो फैसले बनाने में, पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले बनाने में हुकूमत की सहायता करता है, वो हमारे देश की सिविल सोसाइटी होती है। और सिविल सोसाइटी ही हमारा बेसिक असेट है। मैं उस पर तफसील से नहीं जाऊँगा, आप सब लोग उससे वाकिफ हैं सिविल सोसाइटी का रोल क्या है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10-12 साल से हमारी गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी से बहुत ज़्यादा परेशानी है और उसने हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। उसकी तफसीलात से आप वाकिफ है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इश्यूज पर प्रोटेस्ट किया है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है, चाहे वो सीए मूवमेंट हो, चाहे उससे पहले दूसरे लोग हो, किसी पर नक्सलिज्म का इल्ज़ाम लगाकर, किसी पर कुछ और इल्ज़ाम लगाकर उनको जेलों के दरमियान भेज दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से 5-5 साल, 10-10 साल से लोग जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। उन पर जो चार्जेस हैं, कभी किसी पे यूएपीए लगा दिया जाता है, किसी पे और ज़्यादा ड्रैकोनियन चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स, चार्जशीट पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा पूरी फैब्रिकेटेड चार्जशीट्स हैं। अभी साईं बाबा का डेथ हुई है, आप जानते हैं कितने साल तक वो नागपुर की जेल में रहे। ऐसे कई लोग हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट में वक्फ के ऊपर जो कानून लाया गया, जो अमेंडमेंट्स किए गए 48, उसके बारे में गवर्नमेंट ने शुरुआत यहाँ से की थी कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं वक्फ कानून में, करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। इस तरह के बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई पॉलिसी बनती है या कोई कानून बनता है तो लोकतंत्र का तकाजा ही होता है कि जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के जिस हिस्से के लिए वो कानून बनाया जा रहा है, पहले उससे कंसल्टेशन हो, उससे बात की जाए और उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर कोई ऐसी चीजें लाई जाए जो उस समाज के फायदे की। लेकिन हम ये देख रहे हैं जब से ये गवर्नमेंट आई सत्ता में, तब से उसने ऐसे बहुत सारे कानून बनाने शुरू कर दिए जिस समाज के लिए बना रही है उससे वो एग्री नहीं करते। रिसेंटली हमने देखा कि किसानों के लिए 3 फॉर्मूलाज लाए गए थे और गवर्नमेंट ने यही कहा था कि ये किसानों के इंटरेस्ट में लाए गए और किसानों के फायदे के लिए लाए गए और किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। लेकिन हमने देखा पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के और राजस्थान के किसान वहां दिल्ली के बॉर्डर पे जमा हो गए 1 साल तक और 700 लोग उनके मारे गए। 750 लोग फिगर तो ये हो रही है, 750 लोग मर गए। हुकूमत मजबूर हुई और उस कानून को वापस लिया गया। लेकिन उस समय एमएसपी के ताल्लुक से बहुत सारे वादे किए गए थे जो आज तक फुलफिल नहीं किए गए। दूसरा जो कानून है वो ये है वक्फ का कानून, जो हम मुस्लिम समाज से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई और पार्लियामेंट पेश कर दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 95 का एक्ट था, 1995 का वक्फ कानून, उसमें आखिरी बार अमेंडमेंट हुए थे मनमोहन जी की सरकार में 2013 में 2013
उस मौके पर बहुत सारी राउंड टेबल मीटिंग्स हुई थी, मुसलमानों के साथ कंसल्टेशन हुआ था, बुद्धिजीवियों के साथ कंसल्टेशन हुआ था, सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्टेशन हुआ था। और कंसल्टेशन के बाद जब सहमति हो गई थी अमेंडमेंट पे और सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन भी थे, उनको सामने रखकर कानून बनाया गया। उस मौके पर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन पैदा किए गए थे कि वक्फ की संपत्ति के, ऐसी संपत्ति जो बैरन पड़ी हुई है, इस्तेमाल में नहीं है, उनको कैसे कमर्शियली डेवलप करके फायदा पहुंचाया जाए गरीबों को। तो एक वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कंसेप्ट सामने आया था कि एक कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी, कॉर्पोरेट से पैसा इन्वेस्ट करवाया जाएगा और पैसे, उनका पैसा निकलने के बाद में ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की असेट हो जाएगी, जिससे फायदा पहुंचेगा। इस सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि जो 2013 के अमेंडमेंट थे वो सबको खत्म कर दिया और वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मटेरियलाइज ही नहीं। तो ये जो दावा हम सरकार कर रही थी कि हमने गरीबों के फायदे के लिए ये अमेंडमेंट लाए हैं, आप पूरे 48 अमेंडमेंट्स से गुजर जाइए, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल अमेंडमेंट व्हिच सपोर्ट्स द डाउनट्रोडन पीपल्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। जुमला उछाल दीजिए, बाद में उसके बारे में कोई तफसील नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूं कि चूंकि ये जो कानून आया तो हमारा गोदी मीडिया, वेरी अनफॉर्चुनेटली दैट वी आर लूजिंग द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वन बाय वन। हमारा जो गोदी मीडिया है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। पिछले 50 साल हम देख रहे हैं कि हालांकि मीडिया को पब्लिक का आवाज होना चाहिए, लेकिन पब्लिक की आवाज के बजाय वो गवर्नमेंट की आवाज बनकर हमको गवर्नमेंट की पॉलिसी से कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो गोदी मीडिया ने एक बड़ा उसके लिए तुम्हार मचाया पूरे देश के अंदर कि ये बहुत फायदे का चीज है, लेकिन उससे पहले ये कुछ ऐसे कंफ्यूजन पैदा किए हैं जिसका निकलना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कह गई कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है क्या? ये बात किसी के समझ में आएगी कि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे वो वक्फ की हो जाएगी? दूसरी बात ये कही गई है कि वक्फ के पास मिलिट्री और रेलवे से ज्यादा संपत्ति है। ये भी गलत बात है। आप देखिए कि हिंदू इंडोमेंट में 4 स्टेट्स, सिर्फ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 4 स्टेट पर जितनी संपत्ति है वो वक्फ से ज्यादा है। मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो भ्रम पैदा किया गया कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है वगैरह, तो ये दूसरी बात पैदा की। तीसरी बात ये पैदा की गई कि वक्फ बोर्ड में बहुत करप्शन है और वक्फ बोर्ड जो है वो गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो ये भी मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि वक्फ क्या चीज होती है, इसलिए कि जब तक ये बात समझ नहीं आती वक्फ क्या चीज होती है, और गोया ये बात लोगों के ध्यान में बैठाई गई कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की नहीं है, पब्लिक की संपत्ति है या गवर्नमेंट की संपत्ति है जिसका कब्जा किया गया। देखिए, इस्लाम का एक कंसेप्ट है। इस्लाम ये कहता है कि इंसान मर जाता है और उसका जो यानी पुण्य कमाने का रास्ता है वो बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी है जो उसके मरने के बाद भी उसको फायदा पहुंचाती है। उसमें से एक चीज सदका जारिया है, यानी कोई ऐसा काम पुण्य का उसने किया हो जिसका फायदा लोगों को पहुंच रहा है, जब तक वो फायदा पहुंचता रहेगा उस वक्त तक उसको पुण्य मिलता है। तो इस्लाम के इस कंसेप्ट के तहत में लोग अपनी संपत्ति को, अपनी जाती संपत्ति को वक्फ करने का एक कंसेप्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ है, वो चला आ रहा है। कुछ लोग मस्जिद के लिए दान करते हैं अपनी संपत्ति को, कुछ लोग ईदगाह के लिए दान करते हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान के लिए दान करते हैं, कुछ लोग चैरिटी के कामों के लिए दान करते हैं, यतीम खाने हैं, विडोज के लिए होम्स हैं, सराय है, ये सब पूरा कंसेप्ट है। तो इसमें बेसिक चीज ये है कि जो आदमी दान कर रहा है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी और की प्रॉपर्टी को दान नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता है। तो ये जितनी वक्फ प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है इंडिया के अंदर, ये सब पर्सनल प्रॉपर्टी है हमारे बुजुर्गों की जिन्होंने वक्फ के लिए दान किया है और वो उसमें इस्तेमाल हो रही है। और ये बात भी उसमें तय है कि जिस काम के लिए दान की गई वही काम में वो इस्तेमाल होगी, और जिसने दान किया उसका कोई उसके ऊपर में ओनरशिप बाकी नहीं रहती। हमारे यहाँ ये होता है कि जब उसने किसी चीज को वक्फ किया तो वो अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। तो वो जितनी प्रॉपर्टी है
पूरे देश के अंदर वो अल्लाह के लिए वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। और ये बात हमारे वो सोसाइटी को तोड़ने में इंटरेस्ट रखती है, हिंदू मुसलमान को अलग। अब मुसलमानों के अंदर भी वो ये कह रही ये पसमानदा है, ये गैर पसमानदा है, ये औरत है, ये मर्द है, इस तरह से भ्रम पैदा करके ये बताने की कोशिश करेगी कि आपके साथ अब तक हाँ ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, हाँ, तो ये कैटेगरी में डिवाइड करके ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये कहने में खुशी है इस वक्त में कि वक्त के खिलाफ जो हम लोगों ने अभियान छेड़ा है पूरे देश में, देशव्यापी अभियान, मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि इस मामले में वो यूनाइटेड है। हमने देखिए रिसेंटली 30 अप्रैल को बत्ती गुल का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था ब्लैकआउट का 15 मिनट के लिए। मुझे आई एम यानी वेरी इंडक्टेड एंड वेरी प्राउड टू से दैट नॉट ओनली मुस्लिम्स, इवन मेनी नॉन मुस्लिम, उन्होंने भी ब्लैकआउट किया और पूरा यानी देश के अंदर एक आवाज गई कि एक आवाज दी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि हमें 15 मिनट के लिए 9 बजे से 9:15 तक के बत्ती गुल करना है, तो पूरे देश में बत्ती। तो ये यूनाइटेड वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो बात कही जा रही है कि कुछ मुसलमानों ने आकर हमसे कहा कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, हमें मालूम नहीं वो कौन से मुसलमान हैं, वो या तो उनकी पार्टी के लोग हैं या वो आरएसएस ने बना रखा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से, उसके लोग होंगे जो उनकी हिमायत कर रहे हैं। अदरवाइज इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी इज अगेंस्ट दिस वक्फ अमेंडमेंट्स। और तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें हैं। तो इसलिए जो बात हमारे महमूद तरीबानी साहब कह रहे थे कि ये जो है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो लाए गए हैं, ये बेसिकली जितने फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए आप सामने उन सब का वायलेशन है। तो जब एक गवर्नमेंट क्लियर वायलेशन करती है तो वो एक जगह सीमित नहीं रह सकती, वो सिर्फ एक कम्युनिटी को टच करेगी ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव दूसरे ही दिन पार्लियामेंट के एक मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि क्रिश्चियन के पास तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। और हमारे दिल्ली में जो वो हुआ था जंतर मंतर में हुआ था, उसमें प्रोफेसर जगमोहन सिंह साहब आए थे वहां से पटियाला से, वो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन है। उन्होंने कहा नांदेड़ साहब जो हमारा यहाँ पे है वहां पे काफी बड़ी प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता खुल गया उनके लिए। अगर ये कानून को चैलेंज नहीं किया गया, ये कानून खिलाफ सोसाइटी खड़ी नहीं हुई, तो हमें इस बात का अंदेशा है कि आज मुसलमानों पे हमला हुआ, कल सिखों पे होगा, परसों ईसाइयों पे होगा, फिर हिंदू भी नहीं बचेंगे। इसलिए कि हिंदुओं के जो मठ है, हिंदुओं के जो टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, वो भी उनके जो इंडोमेंट्स है उन पर भी इनकी नजर लगी हुई है। तो मैं आखिर में बात सामने रखना चाहता हूँ आपके कि ये इसलिए हमने ये कॉल दिया और हमें खुशी है कि 17 मार्च का जंतर मंतर का धरना हो या तालकटोरा स्टेडियम का प्रोग्राम हो या हमारा परभनी का प्रोग्राम हो या मालीगांव का प्रोग्राम हो या जहां जहां भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब हमारे साथ खड़े हुए और ये कहा कि ये जुल्म है जो हुआ है आपके साथ में, हम आपके साथ खड़े हुए, जब तक ये कानून वापस नहीं होता उस तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जरूर चैलेंज किया है इसको। सुप्रीम कोर्ट कितनी हमको वो देगा हमें मालूम नहीं है कि वो 2 कूदेगा 3 कूदेगा। अभी तो इंटरिम जजमेंट में सिर्फ 2 सेक्शन को उन्होंने रोका है और वो भी रोका नहीं, सरकार ने जब देखा। और देखिए ये सरकार कितने दिनों से कोशिश कर रही है, यानी आप पार्लियामेंट में जब ये पेश हुआ था उससे पहले से हमें मुलाकातें करना शुरू की थी। पार्लियामेंट जब पेश हुआ तो अपोजिशन ने इतना दबाव डाला कि जेपीसी बनाई गई। जेपीसी हैज टू एड्रेस ऑल द ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए उसको एड्रेस करना चाहिए था। जेपीसी ने अगस्त से लेकर जनवरी तक एक्सरसाइज की। जेपीसी में 31 मेंबर्स थे जिसमें से 10 मेंबर अपोजिशन के थे, बाकी सब रूलिंग अलायंस के थे। लेकिन आपको हैरत होगी कि जेपीसी के सामने हमने बहुत ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनरल के साथ बैठे हैं, हमारा डेलीगेशन गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, हमने 211 पन्नों का इस पूरी एनालिसिस रखी हाउ दिस अमेंडमेंट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो रखा। उसके बाद पूरे देश में जहां जहां जेपीसी गई वहां मुसलमानों की संस्थाओं ने जाकर मुलाकातें की और लोगों ने मुलाकातें की। जब जेपीसी ने इन्वाइट किया कि हमें जो आम शहरी है वो भी भेजें ईमेल के जरिए, तो हमारी कोशिशों से, हमारी यानी पर्सनल लॉ बोर्ड की मुस्लिम तंजीम कोशिशों से 5 करोड़ ईमेल भेजे गए। हिंदुस्तान की तारीख में जेपीसी को कभी इतने ईमेल नहीं गए। हालांकि गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करी, गवर्नमेंट कहती है 85 लाख ही आए हमारे पास, लेकिन वो हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, 5 करोड़ ईमेल भेजे गए। लेकिन जेपीसी ने ना तो हमारे ईमेल को कंसीडर किया,
ना हमारे रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया, बल्कि जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, अपोजिशन के मेंबर्स ने भी पूरे 44 अमेंडमेंट पे अपना वो पेश किया था, उनको भी रिजेक्ट कर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा लोकतंत्र के साथ में मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, डेमोक्रेटिक राइट पे को खत्म किया जा रहा है। तो इसी वजह से हम समझते हैं कि ये जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद, शुक्रिया।